वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट रे ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डिस्कशन किया था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें क्रिटिकल एंगल बता दिया गया था कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1/μ, और म्यू बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, रेयर का नीचे। तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ तभी होगा जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा। ठीक, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, और क्रिटिकल एंगल आप ऐसे निकालेंगे साइन थीटा से 1/μ। कुछ फिनोमेना हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे मिराज था, लूमिंग था, कंडीशन ऑफ, है ना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड था, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो या ऑप्टिकल फाइबर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जो लास्ट टर्न पर भी मैंने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये रिजल्ट्स ही पूछे जाते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द न्यूमेरिकल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो इन रिजल्ट्स को ज़रा ध्यान से आपको समझ लेना है, और अगर क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स भी इन्हीं फॉर्म पे दिखेगा, और या फिर ये रिजल्ट एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। तो वो क्या है रिजल्ट्स, इसके डिस्कशन पे हम लोग आते हैं। तो रिजल्ट्स, फर्स्ट वन। ठीक, फर्स्ट रिजल्ट क्या है, सिचुएशन समझ लीजिए, उसको मैं बना दे रहा हूँ और उसको आप डिराइव कर ले रहे हैं, और कंडीशन क्या है ये जैसे हम समझ जाएंगे तो फिर उस पर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए कंडीशन ये है कि अगर कहीं पानी भरा हुआ है, वाटर सरफेस है, और वाटर सरफेस के अंदर अगर कोई फिश है, ठीक, नॉर्मली जो लैंग्वेज हमें दी जाती है क्वेश्चन में वैसे कि वाटर सरफेस से एच डेप्थ इनसाइड अगर कोई फिश है, और उस फिश को वाटर के अंदर से बाहर एयर में देखना है, ठीक, तो उसे एक वाटर सरफेस के सर्कल के थ्रू ही एयर में दिखाई देगा। ठीक, तो उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। फर्स्ट रिजल्ट हमारा क्या है, ये वाटर सरफेस है, ठीक, और इस वाटर सरफेस में यहाँ पर एक मान लीजिए फिश है। ठीक, कोई ज़बरदस्ती नहीं फिश ही हो, कोई आदमी पानी के अंदर डाइव कर रहा, पानी के अंदर है, वो भी देखेगा तो उसके लिए भी सिचुएशन वही है। ठीक, और यहाँ पर देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और यहाँ पर अगर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली 1। ठीक, और ये फिश वाटर सरफेस से किस डेप्थ पे है, h। ठीक है, और अगर इस फिश को वाटर के अंदर से एयर में देखना है, यहाँ वाटर है पूरा, ठीक, और इस साइड पे एयर है ना। अब इस फिश को अगर एयर में देखना है तो देखिए होगा क्या कि इस फिश को एयर में कब दिखाई देगा, जब रे ऑफ लाइट है ना यहाँ से निकले और एयर में जाए तो उसे बाहर की चीज़ें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे जा रहा है तो वो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं, सीधे निकल जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ से रे जाएगा तो थोड़ा रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको दिखाई देगा बाहर की चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से हम रेस को दूर करते जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी कि जब रे ऑफ लाइट यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँचने पर अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, ठीक, तो अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया थीटा सी, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए अब इसके पहले अगर हमारा रे ऑफ लाइट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम होगा, और अगर इसके आगे रे ऑफ लाइट जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होगा, और ये एंगल अगर क्रिटिकल हो गया तो रे ऑफ लाइट का ऐसे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल हो गया, तो ये 90 डिग्री, यही बताया था बाय डेफिनेशन क्रिटिकल एंगल यही था। क्रिटिकल एंगल का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। और अगर इसके आगे रे जाना चाहेगा तो यहाँ देखिए ऑब्वियसली सिचुएशन क्लियर है कि अगर इसके आगे रे जाना चाहेगा ऐसे, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा, और रे ऑफ लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, और रे ऑफ लाइट का अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो फिर इस फिश को पानी के अंदर की चीज़ें ही दिखाई देंगी, उसे एयर में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसे एयर में सिर्फ यहाँ से जब रेस जाएंगे तभी, इसके आगे अगर रे ऑफ लाइट गया तो उसे एयर में नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से बिल्कुल इस साइड पर भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखेगी, यहाँ पर भी, इस साइड पर भी ऐसा होगा कि रे ऑफ लाइट कहाँ तक जाएगा, जहाँ ये एंगल क्रिटिकल एंगल थीटा सी। ठीक, और स्टूडेंट्स सिचुएशन क्या है, वाटर सरफेस है, और वाटर सरफेस से h डेप्थ अंदर फिश है। ठीक,
तो इस साइड पर है ना क्रिटिकल एंगल बन रहा है, तो इस साइड पे भी बनेगा और ऐसे इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, और ये सारे पॉइंट्स है ना जहाँ पर रे ऑफ लाइट क्रिटिकल बना रहा है, और सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ तो वाटर सरफेस के ऊपर एक सर्कल बनने वाला है, ठीक। और इसी सर्कल के थ्रू फिश को एयर में विजिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर रे ऑफ लाइट जा रहा है तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। या बिल्कुल इसको 3 डायमेंशनल सिचुएशन में देखें तो वाटर सरफेस है, अंदर फिश है, तो फिश वर्टेक्स पे है और वहां से कोन बना दे हम ऐसे कोन, तो उसी कोन के थ्रू से बाहर दिखाई दे रहा है और कोन के ऊपर है ना वाटर सरफेस पे वो कोन के ऊपर सर्कल दिखाई देगा, ठीक। तो इस सर्कल का रेडियस पूछा जाता है कि अगर कोई फिश वाटर सरफेस से h डेप्थ इनसाइड है तो बताइए वाटर सरफेस पे जो सर्कल फॉर्म होगा जिसके थ्रू उसे एयर में विजिबिलिटी मिलेगी, एयर में वो उसको दिखाई देगा, ठीक, उस सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रेडियस अगर निकालना है मुझे ये, और इस रेडियस को अगर मैं r कह दूँ, ठीक, तो ये एंगल थीटा सी है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा सी होगा, अल्टरनेट एंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा सी लिखूँ तो tan थीटा सी इज इक्वल्स टू r बाई एच। tan थीटा सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मुझे r में इंटरेस्ट है तो r इज इक्वल टू h इंटू tan थीटा सी। h r की वैल्यू निकालेंगे तो h इंटू tan थीटा सी। और अगर मैं इसे म्यू के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो अपने प्रीवियस रिजल्ट को यूज़ करेंगे हम लोग कि साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल 1 बाई म्यू, ये रिलेशन हम जानते हैं, लेकिन हमें इस रिजल्ट में tan थीटा सी चाहिए। साइन थीटा सी आपको पता है, tan थीटा सी फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। इसी में अगर आपने एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ये थीटा सी हो गया और साइन थीटा सी 1 बाई म्यू है तो ये 1 होगा, ये म्यू होगा, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 बाई म्यू, और पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप tan थीटा सी की वैल्यू लें यहाँ तो 1 अपॉन ये, और r की वैल्यू हो जाएगी h इंटू 1 अपॉन 10, तो अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो साइन थीटा सी 1 बाई म्यू हो गया, ये 1, ये म्यू, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया, और tan थीटा सी 1 अपॉन 10, ठीक है ना। हाँ, तो ये रेडियस, और इस रेडियस के सर्कल के थ्रू है ना फिश को दिखाई देगा, और ये मैंने बताया कि 3 डायमेंशनली कोन बन रहा है, और उस कोन का वर्टेक्स एंगल कितना होगा 2 थीटा सी। ये देखिए कोन का जो वर्टेक्स एंगल है 2 थीटा सी है ना, तो फिश उस कोन के वर्टेक्स पे है और उस कोन के थ्रू 2 थीटा सी एंगल के कोन के थ्रू फिश को एयर में विजिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। रेडियस पूछा जाता है तो ये रेडियस h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अगर हाइट और म्यू की वैल्यूज गिवन है आप पुट करके अकॉर्डिंगली रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल यही इसी में अगर एरिया पूछा जाता है कि फाइंड एरिया ऑन द वाटर सरफेस थ्रू विच फिश कैन सी द आउटर वर्ल्ड, तो अगर एरिया आपसे पूछ रहा है तो रेडियस है और एरिया पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। यही सेम रिजल्ट, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल जाता है और कई बार वो ऐसे पूछ लेता है इसी सेम रिजल्ट को। देखिए कि अगर वाटर सरफेस है और वाटर सरफेस के अंदर, पानी के अंदर एक बल्ब है, एंड दिस बल्ब इज h डेप्थ इनसाइड द वाटर सरफेस, यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक, यहाँ एयर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ये पूछा जाता है कि अगर कोई बल्ब आपने वाटर सरफेस से h डेप्थ अंदर लगा रखा है, ठीक, तो कितना बड़ा डिस्क, कितने रेडियस का डिस्क वाटर के सरफेस पे प्लेस कर दिया जाए ताकि वो बल्ब कहीं से भी विजिबल ना हो। तो यहाँ देखिए ये बल्ब से निकलने वाला रे अगर बाहर जाएगा तो हम बाहर से उस बल्ब को देख लेंगे, ठीक, लेकिन रेस कहाँ तक जाएगा, जब तक कि एंगल क्रिटिकल से कम है तब रिफ्रैक्शन होकर रे बाहर जाएगा, और जिस समय ये एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा तो एंगल 90, और उसके बाद रे ऑफ लाइट का तो अपने आप ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। इस साइड पे भी ऐसे होगा, और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बल्ब एयर से किसी भी डायरेक्शन से दिखाई ना दे, हम बाहर खड़े हैं और ये बल्ब कहीं से नहीं दिख रहा है, तो इसी कोन से रे ऑफ लाइट बाहर निकल सकता है, जैसे अभी फिश के केस में आपने देखा। तो अगर मैं वाटर सरफेस के ऊपर अगर इतना बड़ा डिस्क रख दूं, डिस्क, सर्कुलर डिस्क, ठीक है, इतना बड़ा अगर मैं डिस्क रख दूं तो ये डिस्क यहाँ से निकलने वाले लाइट को ब्लॉक कर देगा, और उसके बाद तो लाइट का अपने आप ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और आप उसे ऑब्वियसली बाहर से नहीं देख पाएंगे क्योंकि रे ऑफ लाइट वाटर सरफेस से बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है।
तो कितने रेडियस का डिस्क रख दें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिजल्ट वही है जो आपने लास्ट में देखा, h/√μ²-1। ठीक, इतने रेडियस का डिस्क रख देने पर वो बल्ब एयर में कहीं से भी आप नहीं देख पाएंगे, मतलब बल्ब से निकलने वाला लाइट एयर में जा ही नहीं पाएगा, वो इसी सर्कल के थ्रू जा सकता था। और इतना बड़ा अगर आपने डिस्क रख दिया, ठीक, तो आप उसे व्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला रिजल्ट बच्चों श्योरली समझ में आ गया आपको। पहला रिजल्ट क्या था, ठीक, वाटर सरफेस के अंदर कोई फिश है या कोई बल्ब है, ठीक है, तो कितने रेडियस के थ्रू फिश को बाहर दिखाई देगा, या कितने रेडियस का डिस्क रख देने पर बल्ब विजिबल नहीं होगा। ये हम लोग का फर्स्ट रिजल्ट था। आगे बढ़ते हैं सेकंड रिजल्ट की तरफ। सेकंड क्या है, कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस in a prism. Condition of no emergence in a prism. ठीक, कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस इन अ प्रिज्म, मतलब अगर कोई प्रिज्म है, प्रिज्म से थोड़ा बहुत हम लोग फेमिलियर ज़रूर हैं। प्रिज्म का लेक्चर रे ऑप्टिक्स में हो चुका, जिसमें हम लोगों ने डेविएशन और डिस्पर्शन दो फिनोमेनास की बात की थी। ठीक, तो थोड़ा सा उसका रिजल्ट भी हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम बात क्या करना चाह रहे हैं, कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस इन अ प्रिज्म, मतलब क्या है ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे अगर ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म का एंगल ऑब्वियसली ए, एंगल ऑफ द प्रिज्म आपको याद आ रहा होगा कि जिस फेस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा और जिस फेस से इमर्ज होगा, उन दोनों फेसेस के बीच के ही एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म ए मार्क कर दिया है तो ऑब्वियसली रे ऑफ लाइट इधर से आएगा और इधर से निकलेगा। ठीक, अब जैसे अगर आपने किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया ऐसे, और यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, ठीक, दिस एंगल इज I1, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला करते थे आप, और ये अंदर जाएगा। ठीक, ये R1 था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, यहाँ पर अगर एक नॉर्मल मैं ड्रॉ कर दूँ फिर से ये, तो ये R2, ठीक, और यहाँ से रे ऑफ लाइट अगर बाहर निकल जाता है, ठीक है, एयर में, तो ठीक है, जो हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा था उसमें हमारा रे ऑफ लाइट ज़रूर बाहर निकल रहा था। लेकिन अब हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए कि ये प्रिज्म अगर ग्लास का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, ठीक, और रे ऑफ लाइट एयर से प्रिज्म में आया, तो एयर से प्रिज्म में आया मतलब रेयर से डेंसर में गया। ठीक, तो रेयर से डेंसर में तो जाएगा ही, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब रे ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो वो डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रहा है। और डेंसर से रेयर में जाते समय अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा हो गया तो पूरा चांस है कि रे ऑफ लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और मान लीजिए अगर यहाँ रे ऑफ लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक, तो यहाँ रे ऑफ लाइट का अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो यहाँ रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, यही था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, और अगर रे ऑफ लाइट इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया तो हम ये कहेंगे कि हमारा रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर नहीं निकल पाया, इमर्ज नहीं कर पाया, नो इमर्जेंस। ठीक, प्रिज्म से इमर्ज नहीं कर पाया। और यही देखना चाहते हैं हम लोग कि हम ऐसी कंडीशन देखना चाहते हैं कि अगर कोई प्रिज्म है और उस प्रिज्म में किसी भी रे ऑफ लाइट को हम भेजें तो उसका डेफिनेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, वो प्रिज्म से बाहर ना निकले, मतलब कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस इन अ प्रिज्म। ठीक, और हम ये कहना चाहते हैं कि सभी रेज इमर्ज ना करें, कितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भेजिए तो रे इमर्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब सभी रेज तो अलग अलग एंगल्स पे हम भेजते रहें और सबका डिस्कशन तो नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस चॉइस हम क्या करेंगे कि जिस रे के इमर्ज करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक, अगर वो रे इमर्ज नहीं किया उसका डिस्कशन कर लें तो फिर बाकी रेज इमर्ज करेंगे नहीं। तो देखिए ये एंगल है, जिस रे के लिए ये एंगल R2 मिनिमम होगा, अगर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया जिसके लिए R2 मिनिमम होगा, ठीक, तो बाकी रेस के लिए उसके लिए मिनिमम है तो बाकी के लिए R2 और ज़्यादा होगा। और अगर उस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया जिसके लिए R2 मिनिमम है तो बाकी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे भी ज़्यादा आएगा और उससे भी ज़्यादा आएगा, तो उनका तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही जाएगा। जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, अब कोई रे ऑफ लाइट 40 पे आया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया।
अब 40 डिग्री से ज़्यादा 45, 50, 60 वालों का तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही, है ना। तो जिस रे का मिनिमम ये R2 होगा, अगर उसका हो गया तो उससे बड़े एंगल्स का होगा। अब R2 मिनिमम किसके लिए होगा, ये आप जानते हैं कि R1 प्लस R2 जो था, R1 प्लस R2A, ये प्रिज्म का सबसे पहला रिजल्ट आपने निकाला था प्रिज्म में, कि प्रिज्म के अंदर के दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल का सम हमेशा एंगल ऑफ द प्रिज्म के इक्वल होता है, ठीक। तो देखिए मैं कह रहा हूं R2 जिसके लिए मिनिमम होगा, तो R2 उसी के लिए मिनिमम होगा जिसके लिए R1 मैक्सिमम हो, क्योंकि सम तो फिक्स ही आना है ना, ठीक। ए तो फिक्स है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। अब किसी ने कहा भाई एंगल ऑफ द प्रिज्म जो है ना, वो 60, ठीक। तो ऑब्वियसली अगर R1 प्लस R2 का सम 60 आ रहा है, तो R2 जिसके लिए मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली R1 मैक्सिमम होगा। अगर R2 10 है तो R1 50 होगा, R2 ज़्यादा होगा 20 तो R1 40 होगा, तो R2 मिनिमम होगा तो R1 मैक्सिमम। अब देखिए R1 मैक्सिमम होगा तो ये I1 भी मैक्सिमम होगा, ठीक। और I1 ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, मैक्सिमम मतलब 90 डिग्री। जैसे I1 को अगर मैं और बढ़ाना चाहूँ तो रे इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और अगर यहाँ कर दो बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस तो वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगा 90। और 90 से ज़्यादा तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 90 से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे तो रे को प्रिज्म के अंदर से भेजना पड़ जाएगा, ठीक। तो रे को हम एयर से प्रिज्म में भेज रहे हैं, तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, 90, ठीक। तो हम ये करते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, जो रे 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ, अगर वो रे इमर्ज नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब बाकी कोई भी रे, वो कितने भी एंगल पे इंसिडेंट हो, वो इमर्ज नहीं करेगा। हम सारे रेस की बात कर रहे हैं, एक ऐसे प्रिज्म की तलाश कर रहे हैं कि जिसमें किसी भी रे को इंसिडेंट करें तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़रूर हो जाए और रे ऑफ लाइट इमर्ज ना करे, ठीक है। तो हम इस I1 को ले लेते हैं, इस I1 को ले लेते हैं 90, ठीक। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट सिंबल बनाया, मतलब 90 के बहुत क्लोज। अगर एकदम से एग्जैक्ट 90 ले लेंगे तो पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगा, और सरफेस के पैरेलल तो फिर स्लाइड करता हुआ निकल जाएगा, उसको ग्रेस करता हुआ, ठीक है ना। तो क्या करना है, 90 के वेरी क्लोज, जैसे 89 डिग्री ले लिया आपने तो बहुत पास से जाएगा ऐसे, ठीक है। और वो बहुत क्लोज है 90 का, तो हम 90 लेके ही कैलकुलेट कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे कि जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वहीं से स्टार्ट करिए। तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो ऑब्वियसली डेंसर से रेयर जा रहा है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि इस एंगल को क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए, तो R2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा C, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया R2 थीटा C से बड़ा है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक। यहाँ पर जरा देखिए स्नेल्स लॉ लगा दें, रिफ्रैक्शन हुआ है, जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल्स लॉ की बात जरूर करेंगे। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन I1 90 है इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1, ठीक है। और साइन 90 कितना 1, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन R1 की वैल्यू 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, ठीक। और साइन R1 अगर 1 बाई म्यू हो गया तो आपको क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला याद है कि साइन थीटा C 1 बाई म्यू होता है, साइन थीटा C इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, ठीक। और इसे कंपेयर कर लें, साइन थीटा C 1 बाई म्यू, यहाँ साइन R1 1 बाई म्यू, तो ऑब्वियसली R1 इज इक्वल्स टू थीटा C। स्नेल्स लॉ लगाया, R1 इज इक्वल्स टू थीटा C, ठीक है। R1 थीटा C के इक्वल हो गया। अच्छा अब जरा इसी एक्सप्रेशन को बढ़ा लें, R2 ग्रेटर देन थीटा C। अगर सेम नंबर मैं यहाँ ऐड करूँ और सेम नंबर यहाँ ऐड करूँ तो ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर ही ऐड कर रहे हैं। R2 पहले से बड़ा है तो उसके साथ अगर जो नंबर यहाँ ऐड करेंगे वही यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल ऐसा ही रहेगा ग्रेटर देन का। तो यहाँ देखिए R1 और थीटा C इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने R1 प्लस कर दिया और यहाँ पर मैंने R1 फिर प्लस कर दिया, लेकिन R1 को अब की बार मैं थीटा से लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, सेम नंबर है। और R1 प्लस R2 आपको पता है कितना है, A एंगल ऑफ द प्रिज्म, तो A शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा C, A शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा C, ठीक। ये कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस हो गया, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा प्रिज्म है जिसका एंगल अगर क्रिटिकल एंगल के डबल से ज़्यादा है तो उसमें आप किसी भी रे को इंसिडेंट कराएंगे तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है।
वो रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, ए शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी, इस कंडीशन को जरूर याद रखिएगा। और देखिए यही बात एक्सप्लेन करता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनाज में कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड एक फिनोमिना है। ठीक है, हीरा चमकता क्यों है, ऑर्डिनरी ग्लास इतना चमकता क्यों नहीं है। ठीक, तो उसका एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ से मिलता है। यहाँ पे देखिए अगर आपने कोई प्रिज्म बनाया ऑर्डिनरी ग्लास का, तो ऑर्डिनरी ग्लास का अगर आपने कोई प्रिज्म बनाया यहाँ पर, तो ऑर्डिनरी ग्लास के लिए मैंने लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था, ऑर्डिनरी ग्लास के लिए, ग्लास एयर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्रीज है। ठीक, और ये बताइए अगर ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 था तो इसका डबल कर दें 84, यानी ग्लास का एक ऐसा प्रिज्म बनाइए जिसका एंगल 84 डिग्री से ज़्यादा। ठीक, अगर 84 से ज़्यादा है तो रे ऑफ लाइट कहीं से भी आएगा। ठीक है, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और बच्चों जब यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो मिरर की तरह से एकदम चमकता हुआ दिखाई देगा, शाइन करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस है आपको एकदम शाइन करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर आप ग्लास का प्रिज्म बनाते हैं, ठीक, तो एंगल 84 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इधर से आने वाले रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इधर से आने वाले का। लेकिन आपको इन दो एंगल्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर एंगल आप 84 से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 ही होगा। ठीक है, तो एक अगर 84 से ज़्यादा रखेंगे तो बाकी दो में आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब इसी फेज से और इस फेज से निकलने वाले में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब बात हम लोग डायमंड की करते हैं, ठीक, अब इमेजिन करो डायमंड का अगर एक प्रिज्म बनाए, ठीक, तो डायमंड का जब हम लोग प्रिज्म बनाएंगे तो डायमंड मैंने डिस्कस किया था कि यह हार्डेस्ट नोन मटेरियल है। ठीक, डायमंड की जब हम लोग बात की थी तो यह हार्डेस्ट नोन मटेरियल है, और डायमंड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो म्यू इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली करीब 2.5 के आसपास। ठीक है, इतना ज़्यादा, ग्लास का 1.5 के आसपास होता है, डायमंड का अप्रॉक्सीमेटली 2.5 के आसपास, और ज़्यादा है म्यू, यहाँ देख रहे हैं म्यू ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम होगा। ठीक, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, और क्रिटिकल एंगल करीब 24 डिग्रीज के आसपास, 24 डिग्रीज। ठीक है, 24 डिग्रीज। अब ये देखिए अगर डायमंड का आपने प्रिज्म बनाया, तो डायमंड का प्रिज्म बनाएंगे तो 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, तो एंगल ऑफ द प्रिज्म अगर 48 से ज़्यादा रखेंगे तो हर रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ तो बात समझ में आ रही है कि मैं इस एंगल को भी 48 से ज़्यादा रख सकता हूँ, इसको भी और इसको भी। ठीक, तीनों 60-60 रख लीजिए, है ना। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर आपने एक डायमंड का छोटा सा प्रिज्म बनाया तो उसमें सारे एंगल आप 48 से ज़्यादा रख सकते हैं, तो रे ऑफ लाइट किसी भी डायरेक्शन से आएगा तो उसका कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और उसके सर्फेसेस बहुत शाइन करते हुए दिखाई देंगे। ठीक, जबकि ऑर्डिनरी ग्लास के प्रिज्म में सिर्फ एक एंगल आप बड़ा कर सकते हैं, बाकी दो छोटा करेंगे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आने वाले लाइट का तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, अगर ये बड़ा है तो इधर से इधर जाने वाला, लेकिन इधर से इधर आने वाला, इधर से इधर आने वाले रेस का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी तब सरफेसेस शाइन नहीं करेंगे। इसीलिए बच्चों जब डायमंड की बात आती है तो हमेशा जो नेचुरली डायमंड जो कोल माइंस में हम लोग निकालते हैं उसका आर्बिट्रेरी शेप होता है, तो हीरे को हमेशा तराशा जाता है ना, तब तक उसमें चमक नहीं आती। तो ऑर्डिनरी जो डायमंड मिलता है, ठीक, उसको फिर उसमें कटिंग की जाती, और कटिंग करने पर उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे एजेस देते हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसा समझिए प्रिज्म बनाते हैं कटिंग करके। ठीक है, और जब छोटे छोटे उसमें बहुत सारे प्रिज्म बना देते हैं, ठीक, और इंश्योर कर लेते हैं कि हर एंगल 48 से ज़्यादा हो, तो उस छोटे से डायमंड में बहुत छोटे छोटे से प्रिज्म हो गए। ठीक, और जब उसमें लाइट इंसिडेंट होता है तो उन सारे प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और वो बहुत शाइन करता है। तो किसी भी डायरेक्शन से लाइट डायमंड में गया तो वो एकदम स्पार्कल करेगा। ठीक, जबकि ऑर्डिनरी ग्लास में ये सिचुएशन हम अटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कटिंग करने पर उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट देकर, ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़रूर करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी डायरेक्शन से नहीं। ठीक, तो यही एक बेसिक डिफरेंस, एक फ़र्क है एक ऑर्डिनरी ग्लास और डायमंड में। ठीक, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है। ठीक, और ये कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस करीब 48 डिग्रीज पर आने लगती है, तो ए शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी। ठीक, तो जिस मटेरियल का ये प्रिज्म है, ठीक, तो उसके लिए जो भी क्रिटिकल एंगल है, अगर उसके डबल से ज़्यादा एंगल है तो रे ऑफ लाइट का श्योरली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा सेकंड रिजल्ट हुआ, ध्यान रखेंगे।
ठीक, दिस इज कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, ठीक ना। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर ये भी बताया था कि फिनोमेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज किया जाता है इसमें सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए। अगर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, किसी भी तरह का सिग्नल हो, ऑडियो वीडियो सिग्नल जो हम लोग मोबाइल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, कोई भी सिग्नल अगर आपको ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ किया जाता है और उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना को यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे, तो ये ऐसा फाइबर होगा, ये बहुत थिन फाइबर्स होते हैं, मुझे डायग्राम बनाने में थिक दिखा रहा हूँ, अदरवाइज जो फाइबर्स होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक। तो जो फाइबर होते हैं उनके अंदर कोर होता है और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक। ये एक कवरिंग होगी, तो ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं ये कोर है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। और इसके ऊपर मतलब सिलेंड्रिकल, जैसे समझ लीजिए कि जैसे पेन की रिफिल है इस तरह का, उससे भी पतला होता है फाइबर, ठीक। तो एक तो अंदर कोर होगा और उसके ऊपर एक कवरिंग होगी, ठीक। और जो कवरिंग होगी उसको क्लैडिंग बोलते हैं। ये कवरिंग, दिस कवरिंग इज नोन एज क्लैडिंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ2, ठीक। और ये ध्यान रखते हैं कि μ1 शुड बी ग्रेटर देन μ2, ठीक है। μ1 शुड बी ग्रेटर देन μ2, मतलब जब ये फाइबर बनाते हैं तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए और उसके ऊपर जो कवरिंग लगाई जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, ठीक। ये डेंसर मीडियम होगा, ये रेयरर होगा क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर ये इसका एक्सेस है, ये एक्सेस है, ठीक। और आपने किसी रे ऑफ लाइट को यहाँ से इंसिडेंट किया, ठीक। ये रे ऑफ लाइट को आपने इंसिडेंट किया मान लीजिए यहाँ थीटा एंगल पर, तो क्या होगा, अब यहाँ पर एयर है, ठीक। और आपने इस फाइबर में, इसके कोर में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजा जिस सिग्नल को आप सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, है ना, बिल्कुल वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना, है ना, फॉलो करेगा। तो जब हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं तो जो भी हमारा सिग्नल होता है उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ मर्ज कर देते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज मॉड्यूलेशन, ठीक। मॉड्यूलेशन करते हैं और उसके बाद उस सिग्नल को सेंड करते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपने सिग्नल को एंटर कराया यहाँ कोर में, और सिग्नल जैसे ये एंटर करेगा तो यहाँ पर पहली चीज़ एयर से कोर में जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो यहाँ आया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया रेड लाइन से, ठीक। और ये एंगल, ठीक, इसको आई बोल दे रहे हैं, ये एंगल इसको आई बोल दे रहा हूँ, ये वाला एंगल, ठीक। और इस एंगल को आर बोल दे रहे हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल तो ऑब्वियसली 90 है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर रे इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो एंगल यहाँ होगा यहाँ भी वही एंगल होगा, ठीक है। और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया तो फिर लगातार ऐसे फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलता जाएगा और जितना भी लंबा फाइबर होगा हमारा सिग्नल ईजिली ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम ही था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब 100% एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक। एनर्जी का बिल्कुल लॉस नहीं होगा, इसलिए सिग्नल की क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं होती, ना सिग्नल बिल्कुल वीक होगा। तो जिस क्वालिटी का जैसा सिग्नल आप सेंड करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स भी फाइबर्स के थ्रू जाने पर उन सिग्नल्स की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए फाइबर्स के थ्रू सिग्नल्स का ट्रांसमिशन, जब से हम लोग फाइबर्स का यूज़ करने लगे तो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन बहुत ईजी हो गया। जो पुराने एनालॉगस मेथड्स थे उनसे ये बहुत अच्छा और बहुत रिवोल्यूशनरी मेथड था, ठीक। इसलिए आज सिग्नल्स को हम इतनी ईजिली सेंड कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हम यहाँ जानना चाहते हैं कि अगर मैंने एक फाइबर बना लिया जिसके कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, क्लैडिंग का μ2 है, तो किस एंगल पर रे को सेंड करें, ये थीटा एंगल कितना होना चाहिए ताकि हमारा सिग्नल सक्सेसफुली सेंड हो जाए, ठीक है ना। ये एंगल थीटा चाहिए, और कहीं अगर एंगल सही नहीं आपने चॉइस
आपका चॉइस सही नहीं है और एंगल को आपने सही एंगल पे ना भेजा, तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक, और जब हम लोग फाइबर्स का यूज़ करते हैं तो हज़ारों सिग्नल एक साथ भेजते हैं। पतले पतले फाइबर्स होते हैं, हेयर थिकनेस जैसे, ठीक, हेयर थिकनेस जैसे फाइबर्स होते हैं, उनका पूरा बंच होता है और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक, ऐसे ये कवरिंग होती है और उसके अंदर ऐसे पतले पतले बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। ठीक, ठीक, केबल जैसा होता है। ये ज़रूर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा केबल, कभी सड़कों के किनारे आपने देखा है कि खुदाई होती रहती है तो उसमें केबल डालते रहते हैं। कलर्ड केबल्स मोटे मोटे देखे होंगे आपने, ठीक, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, ऐसे मोटे केबल्स होते हैं और उस केबल को अगर कट किया जाए तो उसके अंदर पतले पतले हज़ारों फाइबर होते हैं। ठीक, ऐसे जैसे केबल को कट करेंगे, ये मोटी केबल होगी, कट करेंगे तो इसके अंदर ऐसे फाइबर्स होते हैं बहुत पतले पतले हेयर थिकनेस के। ठीक है, और सबके थ्रू सिग्नल जा रहा है, और अगर एक फाइबर में भी आपने सिग्नल ठीक से नहीं भेजा, ठीक, तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अगल बगल जितने फाइबर्स हैं उन सब के सिग्नल्स की क्वालिटी को ख़राब कर देगा। ठीक, तो सिग्नल को सही तरीके से भेजना ज़रूरी है कि जब आप इनिशियली सिग्नल भेजें तो कितने एंगल पर सिग्नल को सेंड करना है ताकि हमारा सिग्नल सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाए। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्रैक्शन ना। ठीक, देखिए यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है तो वहीं से शुरुआत करनी है। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो वहीं से आपको स्टार्ट करना है। ठीक, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे I1, तो ये जो I1 है यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो I शुड बी ग्रेटर देन थीटा C। ठीक है, I शुड बी ग्रेटर देन थीटा C, यहाँ लिख दे रहा हूँ, I शुड बी ग्रेटर देन थीटा C। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा दूं तो साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा C। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, यहाँ पे देखिए I प्लस आर, मुझे इस थीटा में इंटरेस्ट है क्योंकि फाइबर बहुत पतला है, उसके अंदर जाके तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे नहीं, हम तो ये बाहर वाले एंगल में इंटरेस्टेड है कि जब सिग्नल भेजें तो वो किस एंगल से सेंड करें। ठीक, तो यहाँ से I से हम थीटा की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल 90 है तो I प्लस आर इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, I प्लस आर इज इक्वल्स टू 90। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे, आप यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू ज़रा मैं लिख लूँ, इसी एक्सप्रेशन को देखिए, एक सेकेंड, इसी एक्सप्रेशन को देखिए आगे अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि साइन I इज ग्रेटर देन साइन थीटा C। साइन थीटा C का मतलब क्या हो जाएगा, 1/μ। ठीक, और साइन I म्यू क्या बताया था, डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर, मतलब μ1/μ2, तो यहाँ μ2/μ1 हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, μ2/μ1, साइन थीटा से 1/μ, म्यू मतलब μ1/μ2। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, I यहीं से शुरू किया जहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, दोनों तरफ साइन लगा दिया, साइन I इज ग्रेटर देन साइन थीटा C 1/μ होता है, म्यू की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर मतलब μ1/μ2। ठीक, वो लिख लिया आपने, तो साइन I μ2/μ1, ये हमारा इक्वेशन 1। I प्लस आर 90 वो इस ट्रायंगल से दिख रहा है। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ है तो मैं स्नेल्स लॉ लगाने जा रहा हूँ यहाँ, और स्नेल्स लॉ जब आप लगाएंगे तो 1 इंटू स्नेल्स लॉ जब आप लगाएंगे तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये एयर का 1 है साइन थीटा, और फिर किस में आ गया, कोर में μ1 इंटू साइन आर। ठीक, तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर। ठीक है, और यहाँ पर आर की वैल्यू ज़रा आप देखिए क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू μ1 इंटू और साइन आर आर को 90 माइनस आई लिख सकते हैं और साइन 90 माइनस आई कॉस आई। ठीक, आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, ये एक्सप्रेशन आर की वैल्यू पुट करेंगे 90 माइनस आई और यहाँ 90 माइनस आई लिखेंगे तो साइन 90 माइनस आई कॉस आई। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में साइन आई है, यहाँ कॉस आई आ गया, तो ऐसा करते हैं इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ दिख रहा है कॉस आई इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन μ1।
ठीक। और साइन आई चाहिए तो साइन आई का मतलब अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई, साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई 1 होगा, ठीक है। तो साइन आई अगर चाहिए तो साइन आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई, और कॉस स्क्वायर आई मतलब इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू1 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई कैन बी रिटन एज, ये 1 बाई म्यू1 ब्रैकेट से बाहर कर लिया रूट से, तो यहाँ देखिए म्यू1 कॉमन लेंगे तो म्यू1 स्क्वायर है तो म्यू1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा म्यू1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए, ठीक है। अब इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम इक्वेट करने जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए साइन आई की वैल्यू बस ये लिख देने वाले हैं म्यू2 अपॉन म्यू1, ठीक, म्यू2 अपॉन म्यू1, है ना, साइन आई की वैल्यू। हाँ, यहाँ पर हमने ये ग्रेटर का सिंबल बनाया हुआ था, ठीक, तो वो कोई दिक्कत नहीं, फाइनली इक्वेट ही करना है, तो ये ग्रेटर दैन, तो साइन आई की वैल्यू म्यू2, साइन आई शुड बी ग्रेटर दैन म्यू2 बाई म्यू1, ठीक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये साइन आई की वैल्यू हो गई, यहाँ रख दें, ठीक है, और ये ग्रेटर दैन म्यू2 बाई म्यू1। तो अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ शो कर दूँ, यहाँ देखिए, यहाँ लिख दूँ साइन आई की वैल्यू फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से साइन आई की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1 बाई म्यू1, ठीक, एंड अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इज ग्रेटर देन या म्यू2 अपॉन म्यू1, ठीक है। ये म्यू1 म्यू1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे, हम थीटा में इंटरेस्टेड है और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ये दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे तो दिस बिकम्स म्यू1 स्क्वायर इंटू म्यू1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन म्यू2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, दोनों साइड पर स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, इधर स्क्वायर आ गया, और ये उधर चला जाएगा, इधर चला आएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर, ठीक, दिस शुड बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आ गया, इधर आ गया, ठीक। रूट ले लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया फाइनल रिजल्ट हमारा कि साइन थीटा इज लेस देन अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर, ठीक। और अगर थीटा की बात करें तो थीटा शुड बी लेस देन साइन इनवर्स म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट कि मतलब साइन थीटा की वैल्यू जब आप सिग्नल को यहाँ से इंसिडेंट करेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर से कम होना चाहिए, तभी आपका सिग्नल सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा रखेंगे, जैसे आपने म्यू1 की वैल्यू रखी, म्यू2 की वैल्यू रखी, और यहाँ पर मान लीजिए हाफ आ गया, तो साइन थीटा इज लेस देन हाफ, साइन थीटा अगर हाफ से लेस है तो थीटा साइन इनवर्स हाफ, मतलब थीटा की वैल्यू 30 से लेस होनी चाहिए, ठीक। और 30 से लेस का मतलब अगर यहाँ से 30 एक्सिस एंगल नाप ले तो उससे कम एंगल पर अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो सिग्नल आराम से चला जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा एंगल पर अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा और वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसी एंगल को ऑप्टिकल फाइबर में जिस एंगल तक मैक्सिमम ट्रांसमिशन सक्सेसफुली हो सकता है उसको एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है। तो यही एंगल ऑफ, इसी को इक्वेट कर लेते हैं तो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस मैक्सिमम आ गया, और हमारे जो एंगल्स होने चाहिए वो उससे कम होने चाहिए। तो यहाँ तो इक्वलिटी के साथ ही दिख रहा है कि साइन थीटा शुड बी लेस देन ये, और थीटा शुड बी लेस देन साइन इनवर्स करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के रिजल्ट है कि अगर किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को सक्सेसफुली ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो तरीका ये, ठीक। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, पहला फिश वाला रिजल्ट या बल्ब वाला रिजल्ट, सेकेंड कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस कि अगर प्रिज्म में किसी भी लाइट को इमर्ज नहीं करना है तो उसके एंगल को क्रिटिकल एंगल के डबल से ज़्यादा होना चाहिए, और तीसरा ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड रिजल्ट, ठीक है। ये सारे फिनोमेनास, ये सारे रिजल्ट्स दीज आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, तो प्लेन सर्फेसेस की लगभग हम लोग स्टडी कर चुके, तो प्लेन सर्फेसेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसके बाद आपको कर्व्ड सर्फेसेस
को स्टडी करना है। और कर्व सर्फेसेस में भी यही दो फिनोमेनाज हम लोग डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। और दो कर्व सरफेस से जब रिफ्रैक्शन लेंगे तो वो लेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो अब प्लेन सरफेस से कर्व की तरफ, और कर्व में जितने भी फॉर्मूले आप यूज़ करते हैं उसमें साइन कन्वेंशंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे।